इस वीडियो में हम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जिसे सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ में संबंधित है। तो अवसर लागत का मतलब क्या हो गया, किसी साधन के जो अल्टरनेटिव यूज होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो उसमें दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसके पास में, ठीक है, सेकंड बेस्ट हम कह सकते हैं। तो जो द्वितीय श्रेष्ठ विकल्प होता है जिसको वो सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा, ठीक है। अगला सबसे अच्छा विकल्प जो है वो किसके साथ में संबंधित है, अवसर लागत के साथ में संबंधित है। उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या बताता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिसे अर्थव्यवस्था में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादित कर सकते हैं, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए एक तरह से क्या हो जाएगा, उनका हम सेट कह सकते हैं, ठीक है, विभिन्न जो अवसर होते हैं उनका समुच्चय। अगला है उत्पादन संभावना वक्र अवतल, ठीक है, अवतल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव। तो ऐसा कॉनकेव होने का रीजन क्या है, क्या कारण है, क्योंकि जो अवसर लागत होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सीमांत अवसर लागत है वो बढ़ती हुई होती हैं, इस वजह से क्या होता है, कॉनकेव होता है, अवतल होता है। तो बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनेगा, अवतल बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आर्थिक संकल्पना उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। पीपीसी को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग इनमें से नहीं कर सकते हैं, तो संसाधनों की कमी। ये हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है पीपीसी, अगर संसाधन कम होंगे तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा पीछे की ओर, ठीक है। अवसर समुच्चय में समाज द्वारा जो चयन किया जाता है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मुक्त संभावना जो है इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला है चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या हो गया, लोगों की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ज्यादा जरूरी आवश्यकता होती है उसका चयन करना पड़ता है। तो विभिन्न इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए उनमें से पहले जो महत्वपूर्ण इच्छा होती है उसको चयन किया जाएगा, तो ये चयन की समस्या होती है। अगला है आर्थिक विकास पूंजी संचयन और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन और टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन है। और दूसरा जो गरीब विकासशील देश हैं वहां पे पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो दोनों कथन जो है वो सत्य, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के साथ पूर्णता के रूप में व्यवहार करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध स्वतंत्र बाजारों के साथ में होता है। और सेटेरिस पारिबस का मतलब क्या होता है, अन्य तत्वों को स्थिर मानना। तो ये तीनों बातें सही हैं। आर्थिक मॉडल एक तरह से क्या होता है, वो जटिल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण के साथ में संबंधित किया था, बिल्कुल सही है। रॉबिन्स का जो अर्थशास्त्र था वो अभाव स्केर्सिटी और चयन का विज्ञान है, ये भी बिल्कुल सही है। अभाव की संकल्पना केवल गरीब देशों में मान्य, जो स्कार्सिटी होती है, दुर्लभता जिसको हम कहते हैं, उसका संबंध सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में होता है। तो ये कथन एक तरह से क्या है, असत्य। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की जांच करता है, एडम स्मिथ ने बताया था। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है, हमको असत्य पूछा हुआ है, तीसरा कथन असत्य होगा। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, यह जो परिभाषा है वो किसकी है, जेकब वाइनर की है। अगला है उपभोक्ता की मांग, ठीक है, मांग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपने पास में जो मुद्रा होती है उसको त्याग करने की इच्छा रखता है, ठीक है, त्याग करने की उसके पास में क्षमता होती है। तो ऑप्शन हमारा डी उसमें सही होगा।
अगला है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के तहत उपभोक्ता के संतुलन की सीमा कौन सी नहीं है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो उसमें माना गया है कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है, रेशनल होता है, तो ये सीमा नहीं है। बाकी विभिन्न वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता होती है उसको मापना कठिन होता है, तो ये लिमिटेशन होगी, सीमा कहलाएगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम छोटे छोटे इकाइयों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है, अविभाज्य होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और खर्च करते समय उपभोक्ता की जो आदत है, रिवाज, उनमें एक तरह से परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे सीमा कौन सी नहीं है? तीसरी, सेकंड हमारा विवेकशील उपभोक्ता, रेशनल कंज्यूमर। अगला है, अनधिमान वक्र के तहत उपभोक्ता के संतुलन की एक शर्त है। इन डिफरेंस कर्व में अगर हम देखें तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होता है? तो उसके लिए देखिए हम ये बनाते हैं, तो बजट लाइन और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, तटस्थ वक्र होता है, ठीक है, जिसको हम अनधिमान वक्र कहते हैं। इसको टच करना चाहिए, तो जहां पे ये टच करता है उस बिंदु पर अगर अपन देखें तो जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है, तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र का ढाल हम प्रदर्शित करते हैं MRS/XY के द्वारा। और जो ये बजट लाइन है ये वाली, इसका जो ढाल होता है वो हम वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं PX/PY। तो ये शर्त जहां पे पूरी हो जाएगी वहां पे क्या होगा? संतुलन होगा। तो MRS और दोनों वस्तु की कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका तीसरा। अगला है, निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे काम करता है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। इंफीरियर गुड्स के बारे में पूछा हुआ है, तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के विरुद्ध दिशा में कार्य करेगा। निकृष्ट वस्तुओं की स्थिति में क्या होगा? आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग कम की जाएगी उपभोक्ता के द्वारा, क्योंकि वो निकृष्ट वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं हैं। अगला है, किसी वस्तु की कीमत किसके द्वारा मापी जाती है? किसी वस्तु की जो कीमत होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, सीमांत उपयोगिता। जितनी सीमांत उपयोगिता होगी उससे ज्यादा कीमत उपभोक्ता नहीं चुकाएगा। कीमत कितनी चुकाएगा? जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता है उसी के बराबर उपभोक्ता कीमत चुकाएगा। अगला है कौन सा? एंजल वक्र जो है वो किसके साथ में संबंधित है? प्राइस, आय उपभोग वक्र के साथ में, ठीक है, आय खपत वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व हम कह सकते हैं, आय उपभोग वक्र भी हम कह सकते हैं। मांग में कमी जो है वो किसको दर्शाता है? मांग में कमी का मतलब क्या होता है? ये देखिए हमारा मांग वक्र है, ये वस्तु की कीमत है O से लेके P। अब कीमत अगर स्थिर रहे और मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त जो तत्व होते हैं उनमें परिवर्तन होने से अगर वस्तु की मांग घट जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? मांग में कमी कहेंगे, ठीक है। और इसी कीमत पर वस्तु की जो मांग घटेगी तो जो हमारा मांग वक्र है वो लेफ्टवर्ड, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पहले मांग देखो कितनी थी? O से लेकर Q थी, अब हो गई है Q1, कम हो गई है। तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है? मांग में कमी को दर्शाता है, डिक्रीज इन डिमांड। तो उसी प्राइस पर अगर डिमांड कम हो जाएगी, अगला है, गिफिन वस्तुओं के मामले में कीमत में गिरावट, ठीक है, अगर कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु की जो मांग है वो भी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो मांग वक्र बनता है वो कैसा बनता है? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, अपवर्ड स्लोप में बनेगा। अगला है, एक मांग वक्र जो एक्स अक्ष के क्षैतिज और समानांतर होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके समानांतर अगर मांग वक्र बनता है तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है? यहाँ पे जो मांग की लोच है वो क्या होती है? अनंत होती हैं, अपरिमित लोचदार हम कह सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम कह सकते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन में होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला देखिए, मांग वक्र का आकार आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसमें मूल्य सापेक्षता या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरीके का अगर हमारा मांग वक्र बनता है, डिमांड कर्व, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है? इक्वल टू 1 होती है। मांग वक्र पर पूर्णतः एकल लोच होती है, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग सबसे
कम मूल्य सापेक्षता मतलब कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा, जिनको स्थिर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और स्थिर मात्रा में प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी है? नमक। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा यूज करेंगे और महंगा हो जाएगा तो उसको कम यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको एक स्थिर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ क्या है? ठीक है, भूमि में हम विभिन्न जो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सम्मिलित करते हैं भूमि के अंतर्गत। अगला है, पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोजनों के साथ कोब डगलस उत्पादन फलन जो हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में उत्पादन की मैक्सिमम क्वांटिटी जो है, अधिकतम मात्रा जो है वो प्राप्त की जा सकती है, उसको दर्शाता है। अगला है, एक लागत जो फर्म द्वारा व्यय की जाती है और वापस प्राप्त नहीं होती, डूब जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंक कॉस्ट कहेंगे, डूब लागत कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र लिखित में यू आकार का नहीं होता है? तो जो कुल स्थिर लागत वक्र है वो कैसा होता है? मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ लागत क्या होती है? स्थिर रहती है। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसा होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यू शेप का नहीं होता है। ठीक है, यू शेप का मतलब क्या हो गया? उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में प्रारंभ में लागत घट रही है और फिर बढ़ती है। तो सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों जो वक्र होते हैं वो कैसे बनते हैं? यू शेप के बनते हैं। अगला है, समोत्पाद को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, आइसोक्वांट कर्व जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? दो साधनों के विभिन्न संयोग जहां पे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस वक्र पर अगर हम देखें, माना कि उत्पादन कितना है? 100, हमने मन से मान लिया है, तो इस पर किसी भी बिंदु पर देखें उत्पादन की मात्रा कितनी होगी? 100 के बराबर होगी। मतलब समान मात्रा में उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए आइसोक्वांट सम उत्पादन वक्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत परिवर्ती कारक का औसत और सीमांत उत्पादन अंत में, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है प्रारंभ में बढ़ सकता है लेकिन अंत में क्या होगा? घटेगा। ठीक है, हमेशा डिक्रीज होगा। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला देखिए, यदि हम दिए गए अनुपात में सभी कारकों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं, जैसे साधनों को बढ़ाया 10% और उत्पादन भी अगर 10% बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनको रैखिक सजातीय उत्पादन प्रक्रिया। ठीक है, रैखिक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हम कह सकते हैं। जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं उत्पादन भी अगर उसी अनुपात में बढ़े। अगला है, एक वस्तु की आपूर्ति की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है? ठीक है, वस्तु की जो सप्लाई होती है, आपूर्ति, उसका संबंध एक निश्चित समयावधि के साथ में होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कंसेप्ट कहेंगे, प्रवाह अवधारणा कहेंगे। जिसे हम समय के निश्चित बिंदु में माप सकते हैं उसको हम कहेंगे स्टोक अवधारणा। अगला है, यदि आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर स्लोप वाला है, ठीक है, आपूर्ति वक्र अगर इस तरीके का है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या होगा? उसकी जो पूर्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी। अगला है, आपूर्ति में वृद्धि का कारण क्या है? अभी देखा हमने, ठीक है, आपूर्ति में जो वृद्धि होती है वो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है, या फिर अन्य कारणों से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अन्य कारण के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपूर्ति में वृद्धि का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका इंक्रीज इन सप्लाई। और इंक्रीज इन जो सप्लाई है, अगर इनपुट जो है, ठीक है, उत्पादन के जो साधन है, आगत हैं, अगर वो सस्ते हो जाते हैं, उनकी प्राइस अगर कम हो जाती है तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा सेकंड। बाकी अगर कीमत अगर बढ़ जाएगी उन साधनों की तो पूर्ति क्या होगी? घटेगी। करों में वृद्धि से पूर्ति घटेगी। प्रौद्योगिकी में अगर सुधार नहीं होता, उसकी अवनति होती है तो भी पूर्ति क्या होगी? घटेगी। अगला है, यदि आपूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये हमारा y अक्ष है, इसके पैरेलल का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल, एक सीधी रेखा के रूप में है, तो जो आपूर्ति की लोच है वो क्या होती हैं? 0 होती हैं, क्योंकि कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, शून्य परिवर्तन को दर्शाता है।
नेक्स्ट है अधिकतम समाज के कल्याण के लिए परेटो की जो संकल्पना है, ठीक है, परेटो ऑप्टिमिलिटी जो है वो एक तरह से किस पे आधारित है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पे आधारित है, ठीक है, ऑर्डिनल जो कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड है। कोई एकाधिकारवादी व्यक्ति किस पर नियंत्रण करता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो या तो क्या कर सकता है, अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित कर सकता है या उत्पादन की मात्रा, दोनों को वो एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एकाधिकार के तहत सामाजिक कल्याण क्या होगा, कम होगा, और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, अच्छा उच्च होगा, इष्टतम कह सकते हैं। यदि मांग की मूल्य सापेक्षता कितनी है तो एकाधिकारवादी के लिए दोनों बाजारों के बीच भेदभाव करना लाभदायक नहीं होगा। कीमत विभेद की जो स्थिति है, अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत कब वसूली जाएगी, जब मांग की लोच अलग अलग है। मांग की लोच अगर एक समान है तो फिर अलग अलग बाजारों में एकाधिकारी अलग अलग कीमत नहीं वसूल पाएगा। अगला प्रश्न, यदि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत लघु अवधि में औसत लागत को मूल्य में समाहित नहीं किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में अगर एवरेज कॉस्ट को प्राइस में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब तक फर्म द्वारा मूल्य में समाहित की जाएगी, किया जाएगा, तब तक फर्म बाजार में होगी, ठीक है। तो औसत परिवर्तनशील लागत को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि देखिए औसत लागत में दो प्रकार की लागतें होती हैं, एक तो होती है औसत स्थिर लागत AFC और दूसरा होता है AVC। तो अगर स्थिर लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो कौन सी लागत होगी, दूसरी औसत परिवर्तनशील लागत को शामिल किया जाएगा अल्पकाल में, लेकिन दीर्घकाल में औसत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कम समयावधि में फर्म के संतुलन की परिस्थिति है। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए क्या कंडीशन है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के, सीमांत लागत मूल्य के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे जो शर्तें लिखी हुई है उसके हिसाब से। अगला है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत विक्रय लागत की संकल्पना जो है, सेलिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, वो किसके साथ में संबंधित है, चेम्बरलिन के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रय लागतों के प्रभाव के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली एक फर्म के लिए मांग की जो मूल्य लोच होती है वो क्या होगी, कम होगी। किंक बिंदु के ऊपर किंग मांग वक्र कैसा होता है, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है लोचदार होता है, और इसका नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है बेलोचदार, लेस देन 1। तो यहाँ पे ऊपर वाला भाग पूछा हुआ है जिसमें लोच क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, उच्चतम लोच वाला होता है। नेक्स्ट है डिओपोली द्विअधिकार 1838 सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा अग्रेषित किया गया था, कुरनोट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सेटेरिस पारिबस का मतलब अन्य बातें स्थिर रहता है, ये सही है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के पूर्णता के रूप में व्यवहार करता है, सभी को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। और काइजेनेस ने समष्टि अर्थशास्त्र पर जोर दिया था, JM, यहाँ पे काइनेस लिखा हुआ लेकिन ये क्या है आपका JM किन्स, जिसका आप नाम यूज करते हैं, ठीक है, किन्स को उन्होंने इस तरीके से काइनेंस लिख दिया है। तो तीनों बातें यहाँ पे सही हैं। देखिए 1943 में रेगरन फिश ने क्या किया था, माइक्रो और मैक्रो शब्द का यूज किया था। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका फर्स्ट। आय के वृद्धि प्रवाह में परिवार फर्मों के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, पहला कथन तो गलत है। फिर निवेश निधि के स्रोत भी होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, इसलिए मजदूरी, ब्याज, किराए, लाभ के रूप में आय प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये तीनों कथन यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आय के वृत्ति प्रवाह में परिवार फर्मों के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, जो फर्में होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनको संसाधनों की आपूर्ति करता है, क्योंकि ये संसाधनों के मालिक होते हैं और बदले में मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ के रूप में आय प्राप्त करते हैं। अगला है जीडीपी बाजार मूल्य पर किसके बराबर होता है। ठीक है, अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है एक वर्षीय अवधि में, अंतिम वस्तुओं का मूल्य जिसमें मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है, डेप्रिसिएशन भी उसको हम शामिल करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ में। जीएनपी और जीडीपी ये हमारा है राष्ट्रीय उत्पाद है, ये है घरेलू। तो नेशनल और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस होता है, विदेशों से प्राप्त आय का जो NFIA है उसका अंतर होता है दोनों में। अगला देखिए, निवल घरेलू उत्पाद NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो ग्रोस हमारे पास में होता है जीडीपी, उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल जो है वो नेट निवल में बदल जाएगा। अगला है निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP किसके बराबर होता है, तो ये भी सिंपल है। देखिए एनडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से एनएनपी निकालना है तो एनएनपी, तो जो एनडीपी है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर हमको जीएनपी निकालना है तो ग्रोस नेशनल, तो यहाँ पे देखिए ये पूछा हुआ था जीएनपी होगा। ठीक है, यहाँ पे जीएनपी है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे वो तो ऊपर एनडीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ था एनएनपी, तो एनएनपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रोस नेशनल है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ये जो जी ग्रोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी दोनों सेम ही है। अगला है अर्थव्यवस्था में कुल मांग को निर्धारित करने वाला घटक कौन सा है, लोगों के पास में खर्च करने के लिए जो आय होती है। ठीक है, इंडिविजुअल के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक तरह से कुल मांग को निर्धारित करेगा। अगला देखिए, साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धित GVA, ग्रोस वैल्यू एडिशन निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती जो उपभोग व्यय है उसको माइनस कर देंगे, और फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो प्रोडक्शन टैक्स है, उत्पादन कर माइनस उत्पादन के जो ऊपर सब्सिडी दी जाती है, इन दोनों का अंतर अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन आ जाएगा। अगला है उद्यमों को किए गए भुगतान कोऑपरेटिव अधिशेष या मिश्रित आय कहा जाता है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान को कर्मचारियों को दिए जाने वाला मुआवजा या पारिश्रमिक कहा जाता है। दोनों कथन यहाँ पे क्या आपके सही हैं। सकल आपूर्ति और सकल मांग के उदाहरणों को एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, माल्थस के द्वारा, और बाद में इनके आधार पर जो रोजगार का सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था किन्स के द्वारा। अगला है एक साधारण दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कुल मांग उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश वस्तुओं की होती है। कुल मांग जो होती है एग्रीगेट डिमांड वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट C+I होती है, पहला कथन सही है। दूसरा, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में खपत व्यय की तुलना में निवेश व्यय जीडीपी में उच्चतम अनुपात में होता है। नहीं, ठीक है, निवेश व्यय जो होगा वो कम होगा, कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, हमारा पहला सही है। किन्स के अनुसार जब आय क्या होगी, बढ़ती जाती हैं, तो आय बढ़ने के साथ साथ में जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है एमपीसी है वो क्या होगी, धीरे धीरे घट जाएगी। मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी बढ़ी हुई आय का कुछ भाग वो बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, इसलिए एमपीसी क्या होती है, आय बढ़ने के साथ साथ में घटने लग जाती हैं, घटती जाती हैं। बचत और गुणक में सीमांत प्रवृत्ति संबंध होता है। ठीक है, बचत और गुणक से सीमांत प्रवृत्ति का जो संबंध है,
मतलब 1/MPS अगर हम देखें ये गुणक के बराबर होता है। एमपीएस बचत जितनी ज्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो नेगेटिव रूप से ये संबंधित हैं, ऋणात्मक। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेरोजगारी मौजूद होती है? नहीं। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। लेकिन किन्स ने कहा था कि जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है उसमें भी कुछ बेरोजगारी हो सकती है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में खपत, कार्य और निवेश सी बराबर 100 प्लस 0 पॉइंट ये दे रखा आपको, आई बराबर 200। आय का संतुलन, तो संतुलन हम ऐसे निकालेंगे y इक्वल टू 100, सी प्लस आई होता है तो 100 प्लस 0.75y प्लस 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, ये हो गया 300। और ये y ऐसा कैसा 0.7y को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.75y। अब देखो ये 1y है, इसमें से अगर हम 0.75y को माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.25y इक्वल टू इधर कितना था हमारे पास में 300। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इज डिवाइडेड बाय 0.25। पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, फिर 25 से कम 25, 5 बचेंगे, 50 हो जाएंगे, 2 बार जाएगा 1200। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 1200। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है निवेश गुणक क्या निर्धारित करता है? जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या निर्धारित करता है? उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति का मान, एमपीसी। अगला देखिए, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की कुल आय कितनी है 100 करोड़ है और इसका समग्र एमपीसी कितना है 80%। ठीक है, 80% का मतलब क्या हो गया 0.8 होने का अनुमान है। अपने कुल आय को दोगुना करने के लिए, ठीक है, दोगुना का मतलब क्या हो गया 100 है, 100 से 200 करना मतलब 100 में और वृद्धि करनी है। तो अर्थव्यवस्था में एक ही बारी में कुल मिलाकर कितना निवेश करना पड़ेगा? तो देखिए एमपीसी अगर 0.5 है तो गुणक कितना होगा, तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.8। तो ये आपका हो जाएगा 1/1 में से 0.8 को माइनस किया तो 0.2 बच जाएगा, ये हो गया आपका 0.2। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 में 2 का डिवाइड करो कितना 5। मतलब जो मल्टीप्लायर है उसका मान कितना होगा 5 होगा, मतलब 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो हमको आय में कितनी वृद्धि करनी है 100, तो निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा 20 करोड़ का। ठीक है, 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 100 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना था डबल ही करना था, पहले अगर 100 है अब हमको 100 और बढ़ाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा निवेश को 20 करोड़ बढ़ाना पड़ेगा। 20 करोड़ के निवेश में वृद्धि से आय में 5 गुना वृद्धि होगी। 20 का 5 गुना कितना होता है 20 × 5 बराबर 100। अगला है हाइपर मुद्रास्फीति वार्षिक मूल्य में किस दर से वृद्धि होती है? 3 अंक से भी अधिक की वृद्धि होती है। अगला है जब निजी व्यय के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है तब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो टैक्स है उसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, आय के ऊपर क्या किया जाएगा टैक्स को लगाया जाएगा। अगला है पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार धन को किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विनिमय का माध्यम और या मुद्रा जो होती है वो क्या होती है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक होती हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मान जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आधारभूत धन में क्या सम्मिलित होता है? ठीक है, जो आधारभूत मुद्रा हम कह सकते हैं, मुद्रा में हम क्या शामिल करते हैं C+D। ठीक है, M1 बराबर क्या होता है C+D। C का मतलब लोगों के पास में जो करेंसी होती है वो, प्लस कॉमर्शियल बैंक के पास में जो डिमांड डिपॉजिट होती है। ठीक है, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे
सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाणिज्यिक बैंकों की नकदी भंडार है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो नकद रूप में मुद्रा रहती है, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, आधारभूत मुद्रा कहेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय बैंक बैंकरों के रूप में कार्य करता है, ये कथन सत्य है। केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये कथन भी सत्य है। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का भंडार का रक्षक है, ये कथन सही है। केंद्रीय बैंक बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित नहीं करता, ये कथन गलत है। वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। खुले बाजार संचालन के माध्यम से केंद्रीय बैंक किसका क्रय विक्रय नहीं करता है? सोने का करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का करता है, विदेशी मुद्रा का करता है। निजी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसके आधार पर क्रेडिट तैयार किया जाता है? बैंकों में जो जमाएं होती हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा जमा होगी क्रेडिट उतना ही ज्यादा बनेगा। अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत को अधिक वित्तीय समावेशन की जरूरत है, बिल्कुल सही है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक बैंकों की आवश्यकता है। यहाँ पे दोनों कथन क्या है? सत्य है। भारत में शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को CRR जो है का निर्णय कौन लेता है? ठीक है, वो CRR जो रखेंगे वो कौन रहेगा? RBI। ठीक है, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसके आधार पर ये निर्धारित होगा। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2016 से प्रभावी गठित मौद्रिक नीति जो समिति है MPC, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यीय समिति है जो हर 2 माह में बैठक करती है और मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिंहन समिति सेकंड की निम्नलिखित सिफारिश में कौन सी सत्य नहीं है? ठीक है, नए निजी बैंकों को लाइसेंस देने की बात की गई है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है नए निजी बैंकों को लाइसेंस देना बंद कर दिया जाना चाहिए, सिफारिश नहीं है। भारत में छोटे बैंक और पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपए की। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच में अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड। दोनों कथनों को पढ़ना है। पहला कथन हमारा है सरकारी बजट में शून्य आधारित बजट ZBB पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1979 में पेश किया था, बिल्कुल सही है। और इसका जो जनक है वो किसको माना जाता है? पीटर ए पायर को। ठीक है, जीरो बेस बजट में शून्य आधार बजट तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1979 में अपनाया था, बिल्कुल सही है। फिर जो ZBB है शून्य आधारित बजट को किया जाने वाला संसाधनों का निर्धारण जो एक अनुमानित शून्य आधार में ऊपर से नीचे तक किया जा रहा है उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास को बढ़ाना है, सार्वजनिक जवाबदेही भी है, वर्तमान कार्यक्रम और नीतियों को प्रक्षेपित करने के लिए भी किया जाता है, सम वितरण पर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सरकार की करेत्तर राजस्व प्राप्ति नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ब्याज से प्राप्त आय आएगी, फीस, जुर्माना, दंड ये आएंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उनसे जो लाभ होता है, लाभांश होता है, वो भी आएगा। सीमा शुल्क एक तरह से किस में आएगा? टैक्स रेवेन्यू में आएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सारे एक तरह से क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। सामाजिक सुरक्षा पर जो व्यय किया जाता है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? ये आपका आ जाएगा राजस्व व्यय में आएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको हम सम्मिलित करेंगे। संतुलित बजट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसमें
जो रिसिप्ट्स हैं और एक्सपेंडिचर है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसमें जो राजस्व घाटा होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जितनी आय हैं उतनी ही प्राप्तियां हैं। अगला देखिए, दो कथन है। पहला कथन हमारा है, जब सरकार का राजस्व घाटा उच्च होता है तो वित्तीय नीति को खराब माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कि जब घाटा मतलब क्या हो गया, व्यय ज्यादा है आय कम है, इसका मतलब सरकार की जो वित्तीय नीति है वो अच्छी नहीं है। सरकार राजस्व घाटे को उस धन के साथ पूरा करती है जो उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के लिए खर्च की जा सकती है। बिल्कुल सही है। जब सरकार को घाटा होगा तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को और पैसा चुकाना पड़ेगा, उस पैसे को वो उत्पादक कार्यों में भी लगा सकती थी। तो दोनों कथन तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, सत्य है। ऑप्शन हमारा ए। वित्तीय घाटा किसके बराबर होता है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, वित्तीय घाटा जो कुल प्राप्तियां हैं जिसमें ऋणों को छोड़कर कुल व्यय को अगर हम माइनस कर दें, हमारे पास में क्या बचेगा, फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विकास संबंधी जरूरतों के लिए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने और सरकारी बजट को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, बाहरी सहायता ली जा सकती है। किस वर्ष में विश्व की प्रमुख मुद्राएं एक दूसरे के विरुद्ध उतर कर आने लगी थी, 1973। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर विनिमय दर प्रणाली नहीं है। ठीक है, मुद्राओं की पेगिंग है, कॉलिंग पेग भी हो सकता है, मुद्रा बोर्ड भी हो सकता है। बाजार द्वारा संचालित जो विनिमय दर होती हैं वो किस में आएगी, फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आएगी। जबकि हमको पूछा हुआ है फिक्स्ड के बारे में, तो ये हमारी कौन सी है, परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो प्रणाली है उसका दोष है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, इसमें परिकल्पना की संभावना होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने का कारण हो सकता है जबकि अन्य चीजें बराबर रहें। ठीक है, जब विदेशी मुद्रा बाजार में हमारी जो घरेलू मुद्रा है रुपया, अगर उसकी मांग कम हो जाती है तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट। कम विनिमय दर के परिणाम स्वरूप क्या होगा, विदेशी वस्तुओं की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर $1 बराबर अगर 70 रुपए है, मतलब अगर हम $1 की वस्तु मंगाते बदले हमको 70 रुपए देने पड़े, लेकिन अगर विनिमय दर कम है, मतलब कम का मतलब $1 बराबर अगर माना कि 60 रुपए है, तो अब हमें बाहर से $1 वस्तु मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब सस्ता हो रहा है हमारा आयात, जिससे हमारे विदेशी वस्तुओं की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। किसी भी राष्ट्र के भुगतान खातों के शेष में से निकासी प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, कैपिटल का एक्सपोर्ट, पूंजी का अगर निर्यात किया जाएगा तो। अगला देखिए, मुक्त लोचपूर्ण विनिमय दर के तहत किसी भी देश के भुगतान खाते की शेष राशि में घाटे को किसके द्वारा स्वचालित रूप में समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देश की मुद्रा का मूल्यह्रास करके, डेप्रिसिएशन से क्या होगा, हमारे जो निर्यात हैं वो बढ़ेंगे, आयात कम हो जाएंगे, और इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अवमूल्यन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी देश के शेष भुगतान के चालू खाते में सूचीबद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है उससे क्या होगा, हमारे देश की जो परिसंपत्ति उसमें बदलाव आ जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। दो कथन दे रखे हैं, भुगतान शेष का चालू खाता धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही है। बीओपी के चालू खाते के घाटे को बीओपी के पूंजीगत खाते में एक अधिशेष द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो क्या है, तुलनात्मक लागत लाभ। ठीक है, रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया था, दो देशों को तुलनात्मक लाभ होता है, इस कारण से क्या होगा, उनके बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। उत्पादन की कम होती अवसर लागत। ठीक है, देखिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर वो बढ़ती हुई होती हैं तो जो हमारा पीपीसी है वो कैसा होगा, ऐसा होगा कॉनकेव।
लेकिन अगर ये कम होती हुई हैं तो मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा, इस तरीके से होगा। अगर एमओसी क्या हो रही है, घट रही है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल, कॉन्वेक्स। यदि सामग्री इनपुट पर टेरिफ का भारित औसत अंतिम आउटपुट पर टेरिफ से अधिक है तो टेरिफ की जो प्रभावी दर है वो क्या हो जाएगा, अधिक है। अधिक तो कम में से अधिक को माइनस करेंगे, हमारा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक होगी। अगला है सीपी किंडलबर्गर के अनुसार इष्टतम टेरिफ दर जो अधिकतम कल्याण कर सकती हैं वह विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच को कम हो जाने से क्या होगी, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार का दोष है। फ्री ट्रेड से एक तरह से क्या होगा, एकाधिकार, मोनोपोली की जो कंडीशन है वो उत्पन्न हो सकती है। आईएमएफ की अंतरराष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति एसडीआर का मान 1 अक्टूबर 2016 से 5 मुद्राओं के समूह पर आधारित है, जिसमें कौन कौन सी मुद्रा इनमें से शामिल हैं, तो केवल चीनी मुद्रा जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है, ठीक है, निजी क्षेत्र को विकास के लिए सहायता करने वाली संस्था कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अप्रैल 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है, 164 है। बिना किसी शुल्क लेकर कंपनी के कर्मचारी को दिया गया एक शेयर क्या कहलाता है, स्वीट शेयर कहते हैं इसको हम। भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की एक असंवैधानिक निकाय के रूप, देखो सेबी की जो स्थापना है सर्वप्रथम हुई थी 1988 में, उस समय इसको शक्तियां नहीं थी, असंवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी, और यहाँ पे संवैधानिक रूप से उसको जो शक्तियां प्रदान की गई थी वो दी गई थी 1992 में। तो यहाँ पे असंवैधानिक निकाय पूछा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 1988, और यहाँ पे संवैधानिक निकाय अगर पूछा जाएगा तो 1992 में। अगला है आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, कौन सा सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बीएसई का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बीएसई में बहुत सारे सूचकांक हैं, तो सेंसेक्स भी हैं, बीएसई 200 भी हैं, डोलेक्स 100 भी हैं, S&P CNX 500 ये नहीं है।